बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पुनरावृत्ति करा रही हूँ। आपके बसंत के पाठों की पुनरावृत्ति हो चुकी है। बाल राम कथा के समस्त पाठों की पुनरावृत्ति हो चुकी है। यद्यपि व्याकरण की पुनरावृत्ति मैंने उससे पहले कराई थी, चूँकि व्याकरण आपके स्तर से देखा जाए तो थोड़ा कठिन होता है, इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं पुनः व्याकरण ही पढ़ाना शुरू करती हूँ आपको, ताकि आपकी व्याकरण की जो कमियां हैं वो दूर हो जाएं। तो लिखवाने का काम बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी, मैं सिर्फ आपको संक्षेप में समझाऊंगी और कुछ ज़रूरी चीज़ों को बोर्ड पर लिखती चलूँगी, जिससे कि आप समझ जाएंगे। तो आज का जो पहला इसका टॉपिक है, विषय है, वो है भाषा, लिपि और व्याकरण। यानी पहला चैप्टर, पहला पार्ट जो आपका है वो है भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा, लिपि और व्याकरण आपको समझाने से पहले मैं एक चीज और बता दूं आपको कि वास्तव में भाषा मनुष्य के जन्म के साथ ही जन्म ले लेती है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि जन्म लेने वाला बच्चा तो बोलता नहीं है, तो आखिर ये भाषा जन्म कैसे लेती है? चूंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हमें अगर समाज में रहना है तो हमें एक भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। बिना भाषा के ज्ञान के हम समाज में नहीं रह पाएंगे। न तो हम अपनी बात किसी को समझा सकते हैं और न ही किसी की समझ सकते हैं। तो हमें एक की बात समझाने के लिए और दूसरे की बात समझने के लिए एक भाषा की आवश्यकता महसूस हुई। लेकिन मैंने आपसे कहा कि भाषा का जन्म मनुष्य के जन्म के साथ होता है, तो संभवतः आपके मन में विचार जरूर आ रहा होगा कि भाषा कैसे जन्म लेती है, क्या स्थिति बनती है कि भाषा का निर्माण होता है। एक नन्हा सा शिशु जब जन्म लेता है तब तो उसके पास कोई भाषा नहीं होती, फिर उसकी बात को हम कैसे समझेंगे। लेकिन बहुत आसान सी बात है कि उस नन्हे से शिशु के पास भी भाषा है। वो भाषा कैसी है? वो भाषा एक अलग तरीके की है, जिसके माध्यम से वो अपनी बात समझा सकता है। तो कहने का मतलब भाषा है उसके पास, परंतु उसको समझाने का तरीका अलग है। तो नन्हा सा जो बच्चा जन्म लिया है, उसकी भाषा उस समय उसकी ध्वनि है। यानी कि भाषा की मूल इकाई क्या है? वो ध्वनि होती है। जिस भाषा की जो मूल इकाई है, मूल इकाई वो क्या है? ध्वनि है। यानी हर एक व्यक्ति के पास ध्वनि जरूर होती है। अगर ध्वनि है तभी हम ये जानते हैं कि भाषा जन्म लेगी। और अगर बात करते हैं कि कौन सा बच्चा कौन सी भाषा सीखता है, तो आप इस बात को अच्छे से जान लीजिए कि हमारे कंठ में, हमारे गले में हर प्रकार के स्वर हैं, और उन स्वरों में हर प्रकार की भाषा है। हम जिस भी भाषा को सीखना चाहें उसके स्वर हमारे गले में विद्यमान हैं, तो हम कुछ भी सीख सकते हैं। ये उन्होंने समझाने की कोशिश की। तो जब हम बहुत पहले की बात अगर करें कि आदिकाल में जब मानव जंगलों में रहता था, शिकार करके पेट भरता था, सभ्यता नाम की चीज नहीं थी, आग जलाना सीखा, कच्चे मांस को भूनकर खाना सीखा, सभ्यता का धीरे धीरे विकास होने लगा। और उस समय उनके मुख से ध्वनियां निकलती थी। वो ऐसे भी माना जाता है कि अगर एक व्यक्ति को, मनुष्य को हम सामाजिक प्राणी कहते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए इस मनुष्य को समाज के, सामाजिक प्राणी की जगह से समाज से हटाकर किसी जंगल में कुछ समय के लिए रख दें, तो संभवतः बोलने वाला व्यक्ति जो है वो गूंगा भी हो सकता है, या अपनी बात वो बोलना नहीं सीख सकता है। तो जंगल में रहने वाले लोगों के मुंह से ध्वनियां निकलती थी। मुख से अस्पष्ट जो ध्वनियां निकलती थी वो बाद में एक निश्चित रूप से एक वस्तु का नाम बन गया।
जैसे जैसे ध्वनियाँ निकलती गई उन्होंने अपना एक नामकरण करते चले गए कि पेड़ों पर लगे हुए उनके फलों को देखकर उन्होंने अपने मुंह से जो शब्द निकाला वो फल बन गया। तो एक एक चीज ऐसे निर्मित होती चली गई। अब भारत के में जब भाषा का विकास हुआ तो पहले भाषा नहीं थी, सिर्फ मौखिक भाषा ही भाषा का मूल रूप है। लिखित और सांकेतिक भाषा का प्रश्न तो बहुत दूर का है, क्योंकि लिखने का क्रम तो तब आया जब हमने अक्षर ज्ञान सीखा। तो भाषा का मूल रूप जो था वो था लिखित भाषा। अब जब भाषा समझने की बारी आई तो लोगों ने सबसे पहले सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया। मौखिक के बाद सांकेतिक आई, निशान लगा के सूरज के उगने का, सड़क के मोड़ का, रास्ते में पेड़ों का, पुल का, सबके एक निशान बना लिए गए कि हम आप इस तरीके से समझेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं। अगर आपका टर्न है, यू टर्न है तो ऐसे बन गया, आगे आपका नदी है तो ऐसे किनारे लगा दिया गया, पुल आया या ब्रेकर आया तो ऐसे बना है। तो ये छोटे छोटे चिन्ह जो हैं वो इस बात को सांकेतिक रूप में अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए, हमारी भाषा का विकास करने के लिए हमें सहयोग करते हैं। तो यही बात है। तो अगर हम ये माने कि भाषा किसे कहते हैं तो सबसे पहले भाषा की परिभाषा मैं आपको बताऊंगी कि भाषा किसे कहते हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि विचारों के आदान प्रदान करने की जो प्रक्रिया होती है, विचारों के आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को भाषा कहते हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, थोड़ा थोड़ा दोहरा रही हूँ। तो विचारों के आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को भाषा कहते हैं। भाषा कहते हैं। अब आपको अगर परिभाषा कभी भी पूछी जाए तो आप इसी को लिख सकते हैं कि ये विचारों के आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है और इसी को भाषा कहते हैं। लेकिन प्रश्न उठता है कि ये भाषा कैसे है और इनके कितने रूप हैं। तो भाषा के रूप तो बहुत हो सकते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो सांकेतिक भी भाषा का रूप है, लेकिन वास्तव में व्याकरण की दृष्टि से यदि देखा जाए तो भाषा का मूल रूप दो प्रकार का है। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो कहानी सुनना, कहानी सुनने से भी भाषा, कहानी सुनना ये भी भाषा है। और भाषण देना तो भाषा है ही है, भाषण देना। तो ऐसे छोटी मोटी चीजें जो हैं जिससे बातचीत स्पष्ट होती है वो हमारी भाषा है, उसी को हम भाषा कहते हैं। तो कुल मिला के इसकी परिभाषा अगर आपको याद करनी है तो आप लिखेंगे कि विचारों के आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को भाषा कहते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा, स्पेलिंग सहित याद करना पड़ेगा। तो आपको ये अच्छी तरह देखना है कि भाषा किसे कहते हैं, तो आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को भाषा कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जब भाषा जन्म ली तो सबसे पहले मूल ध्वनि के रूप में चली। बच्चे का रोना, चीखना, चिल्लाना ये ध्वनि है। जो बच्चा कम बोल पाता है या नहीं बोल पाता, ऐसे बच्चे हाथ पैर पटकने से लेकर मुंह से उल्टे सीधे शब्दों की आवाज करना ही उनकी भाषा होती है। ये मैंने आपको भाषा समझाया। अब भाषा के रूपों की बात करें अगर, तो भाषा के कितने रूप हैं? तो भाषा के दो रूप हैं। पहला हो गया मौखिक भाषा, पहला हो गया मौखिक भाषा और दूसरा हो गया लिखित भाषा। यानी मौखिक और लिखित भाषा जो है हमारे भाषा के मुख्य रूप हैं। लेकिन हम तीसरे को अतिरिक्त के रूप में देखकर, अतिरिक्त के रूप में सांकेतिक भाषा मानते हैं।
सांकेतिक सांकेतिक भाषा मानते हैं। तो अब भाषा का रूप कितना हो गया वास्तव में? मुख्य भाषा का दो रूप ये है, आपका मौखिक भाषा और लिखित भाषा, और इसको हम सांकेतिक कहते हैं, जो आज व्याकरण की दृष्टि से अलग कर दिया गया है। यद्यपि हमें किसी को बुलाना होता तो हम आप क्या इशारा कर देते हैं, हम मना करना होता सिर हिला देते हैं, या कोई चीज़ समझानी होती तो सिर हिलाते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये भाषा का रूप है, जिसको हम तीनों रूप में समझ सकते हैं। लेकिन अगर मूल रूप की बात करें तो मूल रूप तो हमारी भाषा का जो है वो मौखिक भाषा है, क्योंकि सबसे पहले हमारे गले में ध्वनियां आई और ध्वनियों के बाद हमारे गले में वर्ण आए। तो क्रम चक्र में आपको समझा दूं कि क्रम चक्र कैसे है, कि सबसे पहले ध्वनि जन्म ली, ध्वनि से जब हमारी बात आगे बढ़ी तो अक्षर या वर्ण आए, अक्षर या वर्ण कह सकते हैं, वर्ण आए। फिर वर्णों के बाद हमने उस पर मात्रा ज्ञान सीखा, शब्द बनाया, फिर हम उस पर वाक्य बनाने लगे, और ये हमारी एक भाषा का पूरा चक्र शुरू हो गया। तो हम इसको सही ढंग से देखें तो कह सकते हैं कि ये मौखिक भाषा है। तो मौखिक भाषा का ये क्रम जो है वो शुरू हो गया कि ध्वनि जो थी वो अक्षर में परिवर्तित हुई, अक्षर या वर्ण कह सकते हैं, उसमें परिवर्तित हुई। फिर उसके बाद उन वर्णों पर हम मात्रा लगाना शुरू कर दिए, तो हम मात्रा ज्ञान सीख गए। फिर वर्णों से हम शब्द बनाने लगे, और फिर शब्दों से वाक्य बनाने लगे। अब देखिए, जब बच्चा छोटा रहता है और थोड़ा बहुत बोलता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, समान वर्णों को जोड़ता है। आपने सुन रखा होगा बच्चे बोलते हैं मम। अब वो मम कहने का मतलब होता है दो समान वर्ण है, लेकिन उसका अर्थ उन्होंने लगा दिया कि मम मतलब पानी, क्योंकि माँ के वो सबसे करीब होते हैं। तो सबसे पहले उनको माँ वर्ण सीखने में आसानी होती है, वो माँ बोलना शुरू करते हैं। उसके बाद के वर्ण में ब और प होता है। तो ये तो बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ण जब उनकी ध्वनि अक्षर या वर्ण में परिवर्तित होगी तो उनके मन में सबसे पहले समान अक्षर आने लगेंगे, समान अक्षर बिल्कुल समान समान बोलने लगेंगे। और बहुत बार उनको मुंह पर हाथ रख के बुलवाया जाता है तो समान वर्ण निकलने लगते हैं। उसके बाद फिर वो शब्द जोड़ने लगते हैं, जैसे जल, जल, चल, ये सब आने लगेगा। मैं इसको रब कर दूं, जरा लिखने में असुविधा हो रही है। तो क्या होता है कि समान वर्णों के मेल करते करते उन्हें असमान वर्ण भी मेल करना आ जाता है। तो गले में समस्त ध्वनियों के स्वर होते हैं, लेकिन उन स्वरों में हम पहले समान वर्ण जो रहता है मिलाते हैं। तो मामा, पापा, चाचा, तो ये सब बोलना आसान होता है। उसके बाद हम कहेंगे आम, माँ के वर्ण जल्दी सीखते हैं। फिर जो होता है राम, तो मेरे कहने का मतलब कि ध्वनियां जब वर्ण में परिवर्तित होती है तो समान वर्ण एक नन्हे बच्चे के लिए जोड़ना आसान होता है, लेकिन धीरे धीरे ये समान वर्ण जो होते हैं असमान वर्णों में परिवर्तित हो जाते हैं और शब्द बनने लगते हैं। कमल, पुस्तक, मेज, पेड़, ये सब बनने लगते हैं। और उसी तरह सुनते सुनते शब्दों को, वर्णों को निर्माण करना हमें आ जाता है, और फिर वर्णों के निर्माण के साथ साथ हमें वाक्यों का निर्माण आ जाता है। क्योंकि ये व्याकरण के क्रम में तीसरा चौथा क्रम होगा जो आगे चलने पर आएगा। आज तो मैंने सिर्फ आपको भाषा समझाने के लिए इस वीडियो को बनाना शुरू किया है कि आप भाषा समझिए, और मैं आपके सारे पाठों को दोहराऊंगी, तो क्रमवार तरीके से आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो भाषा ध्वनियों का प्रतीक है,
जिसके द्वारा मनुष्य भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब मौखिक भाषा यही है कि जिस भाषा को हम सिर्फ बोलकर भाव प्रकट करते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। तो मैं इसको मिटा के मौखिक भाषा की परिभाषा लिखती हूँ। मौखिक भाषा का तात्पर्य है मौखिक भाषा का तात्पर्य है जिन ध्वनियों से शब्द बनाकर मात्र मुख से बोला जाए उसे मौखिक भाषा कहते हैं। उसे मौखिक भाषा कहते हैं, यानी कि जो हम बोलते हैं, आपस की बातचीत, फोन पर की जाने वाली बात, फोन पर होने वाली बात, भाषण देना, कहानी सुनाना, सब आपका जो है कहानी सुनाना, तो सारा जो है आपका क्या है, ये मौखिक भाषा है। अब जब हमने मौखिक भाषा सीख ली तब हमारे पास आ गया लिखित भाषा। तब हमको अक्षर ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी, यानी हम तब सीखेंगे अक्षर ज्ञान। तो अक्षर ज्ञान सीखने के लिए हमको सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा, वर्णमाला। और वर्णमाला हम अभी न बता के भाषा पढ़ाने के बाद वर्ण पर आएंगे, उसकी परिभाषा बताएंगे, उसकी संख्या बताएंगे। तो बस आप ये भी इतना ही जानिए कि मौखिक रूप में को लिखित रूप प्रदान करने के लिए हमें क्या करना होगा। यानी मौखिक भाषा तो देखिए, कही हुई भाषा जो होती है उसका बहुत बड़ा अस्तित्व तो नहीं होता। हमने अभी कहा और हम कल को कहते हैं कि मैंने ये बात नहीं कही, तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। यह नहीं करना है तो आप ना करें, मुझे जो कहना था कह दिए। लेकिन लिखित भाषा तो प्रामाणिक हो जाती है, उसे हम प्रामाणिक भाषा कह सकते हैं कि वो अपना प्रमाण प्रस्तुत कर रही है कि वो स्थायी है। तो मौखिक और लिखित भाषा का अंतर बता दें कि मौखिक भाषा, तो लिखित भाषा पे आते हैं। लिखित भाषा भाषा का वह रूप है, भाषा का वह रूप है जिसमें मौखिक भाषा को लिखित बनाने के लिए लिपि चिन्हों की आवश्यकता होती है। अब देखिए, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, मौखिक भाषा स्वतः आपके गले के विकास और आसपास के वातावरण पर अपने आप विकसित होती चली जाती है। लेकिन धीरे धीरे मौखिक भाषा को लिखित भाषा के रूप में परिणत करने के लिए उन्हें लिपि चिन्हों की आवश्यकता होती है। अगर हम अपनी मौखिक भाषा को रूप देना है तो हमें मानना पड़ेगा कि हमें लिपि चिन्ह आना आवश्यक है। ये लिपि चिन्ह मैं आगे पढ़ाऊंगी, जब भाषा के साथ आपका यहाँ मैंने लिपि भी लिख रखा है, जब मैं ये समझाऊंगी तो आपको ये भी पढ़ाऊंगी। तो अभी मैं वर्ण पर हूँ। भाषा मैंने शुरू किया, मतलब आपके पहले चैप्टर का पहला टॉपिक भाषा, कि भाषा क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके रूप क्या है।
तो उन्होंने ये माना कि अगर भाषा को स्थायी रूप प्रदान करना है तो उन्हें लिपि चिन्हों की आवश्यकता होती है। तो यानी कि लिखित भाषा स्थायी रूप है। लिखित भाषा में इसको रख करूं पहले, अब होगा क्या कि मौखिक भाषा मुंह से बोल देने के बाद भूल जाती है। जैसे अगर हमने किसी को कोई बात कही तो वो भूल सकता है, लेकिन मौखिक भाषा को अगर स्थायी रूप प्रदान करना है तो क्या करेंगे, लिखित रूप। तो मूल लिखित रूप जो है भाषा का स्थायी रूप है। लिखित रूप भाषा का स्थायी रूप है। भाषा का स्थायी रूप है। तो ये तो हम इसको अब किस माध्यम से स्थायी रूप देंगे, हम लिपि चिन्हों के माध्यम से। अब लिपि चिन्ह क्या है, यानी लेखन चिन्ह, जिन चिन्हों से हम अपनी भाषा को लिखित रूप प्रदान करते हैं वो लिपि है। तो लिपि का मतलब ही होता है लेखन चिन्ह। तो यहाँ पर यही कहा गया है। तो हमने क्या जाना कि भाषा किसे कहते हैं, पहले तो ये जाना कि विचार आदान प्रदान करने की जो प्रक्रिया है वो भाषा कहलाती है। अब प्रश्न उठता है कि ये मैंने बताने के बाद ये भी बताया कि भाषा के कितने रूप होते हैं, तो भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित रूप और मौखिक रूप। अब भाषा का मूल रूप क्या है, तो भाषा का मूल रूप जो है वो मौखिक रूप है। क्योंकि मौखिक रूप को ही मूल रूप इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले हम बोलना सीखते हैं। लिखने की प्रक्रिया और अधिक उम्र में आती है। बोलने की प्रक्रिया तो आपकी साल भर बीतते बीतते बच्चे के मुंह से शब्द बनने लगते हैं, वर्ण निकलने लगते हैं, लेकिन फिर होता क्या है कि वो शब्द और वर्ण जब बड़े रूप में आ जाते हैं, छोटी मोटी भाषाओं के रूप में नहीं होते, तो फिर क्या होता है कि उसका स्वरूप बदल जाता है। तो भाषा का जो मूल रूप है वो लिखित है, इसमें स्थायित्व होता है। कोई भी चीज लिख करके हम सालों साल तक उसे संभाल कर रख सकते हैं कि ये चीज है, वो जो भाषा का लिखित रूप है। लेकिन लिखित रूप तब तक संभव नहीं है जब तक हमें अक्षर का ज्ञान ना हो जाए। अब अक्षर का ज्ञान करेंगे तभी हम जाके भाषा को लिखित रूप प्रदान कर सकते हैं, अन्यथा हम लिखित रूप नहीं प्रदान कर सकते। तो ये 3-4 चीजें मैंने समझाई। तो अब इसके बाद मैंने आपको भाषा का रूप बता दिया, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। सांकेतिक भाषा को आजकल निकाल दिया गया है, तो हम उसको लिखित रूप में ही समेट सकते हैं। अब आपको क्या जानना है, भाषा और बोली की चर्चा कर दें। देखिए, भाषा जो होती है एक विस्तृत क्षेत्र में चलती है और बोली जो होती है अपने एक सीमित क्षेत्र में होती है। तो मैं भाषा और बोली का अंतर आपको समझा देती हूँ कि बोली किसे कहते हैं और फिर भाषा और बोली में क्या अंतर है। तो भाषा का क्षेत्रीय रूप जो होता है वो बोली कहलाता है। इसको आप जान लीजिए कि भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। यानी भाषा क्या है, हमारी हिंदी भाषा है, बोली कहलाता है। तो हमारी हिंदी जो है वो भाषा है, तो ये हिंदी जो है पूरे देश में चलेगी। लेकिन बोली क्या होती है, कुछ कुछ क्षेत्रों में जाकर के बोली जो रहती है परिवर्तित हो जाती है। जैसे बनारस में हम कुछ और बोलेंगे, अवध क्षेत्र में पहुंचेंगे फैजाबाद साइड तो कुछ और बोलेंगे, इलाहाबाद में पहुंचते हैं तो कुछ और बोलते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों की बोलियां जो हैं वो अलग अलग हो जाती हैं और उनका जो रूप है वो अलग दिखाई पड़ता है, लेकिन भाषा सबकी हिंदी ही है। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो मैं अब आपको भाषा और बोली का अंतर बता देती हूँ, आप उसको लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। तो एक तरफ आप भाषा डालिए। भाषा का मतलब हो गया कि भाषा जो होती है, भाषा विस्तृत क्षेत्र की होती है। विस्तृत, मैं बहुत संक्षेप में लिख रही हूँ, भाषा विस्तृत क्षेत्र में
क्षेत्र में प्रयोग की जाती है। और बोली क्या होता है? बोली सीमित क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। उसके बाद भाषा में हमेशा साहित्य रचना होती है। बोली में भाषा में इसमें साहित्य रचना का क्षेत्र भी विस्तृत है और बोली जैसे हो गया ब्रज, अवधि। बोली क्या है? जैसे ब्रज, अवधि। अब इनका क्षेत्र जो होता है वो सीमित होता है, तो रचनाएं भी इनकी सीमित होती हैं। जैसे सूर ने लिखा है तो बहुत उस जमाने में, रामचरितमानस अवधि में लिखा गया, तो इनकी रचनाओं का क्षेत्र बहुत सीमित होता है। सीमित रचनाएं होती हैं। भाषा एक होती है, बोलियां अनेक होती हैं। तो मैं एक चीज और लिख देती हूं कि भाषा एक होती है, बोलियां अनेक होती हैं। मैं इसको रब कर रही हूं तब मैं लिख पाऊंगी। तो आपको मैंने इतनी चीज समझाई कि भाषा और बोली में क्या अंतर है, आप इसको जानते रहिए। तो अब मैं बता रही हूं कि एक भाषा में बहुत सारी बोलियां होती हैं। भाषा हिंदी है, बोली बहुत सारी हो सकती हैं। तो एक भाषा अनेक बोलियां अनेक बोलियां जो होती हैं अनेक हो सकती हैं। बोलियां अनेक यानी एक भाषा की अनेक बोलियां अनेक हो सकती हैं। तो आपको मैंने समझा दिया कि भाषा एक होगी लेकिन बोलियां जो हैं वो अनेक भी हो सकती हैं, कि बहुत सारी भाषा इसमें जो है बोली जाती हैं। तो मैंने ये समझाया। अब इसके बाद आपको मैं ये एक चीज और बता दूं कि भाषा में जो रहता है वो सरकारी कार्य होते हैं, बोलियों में सरकारी कार्य नहीं होते। भाषा में ही सरकारी कामकाज होता है। बोलियों में सरकारी कामकाज नहीं होता। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी इतनी कि सरकारी कामकाज के लिए हमें एक निश्चित भाषा का प्रयोग करना होता है। तो मैंने आज आपको क्या क्या समझाया उस चीज को ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि भाषा क्या है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसे भाषा की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें विचारों को आदान प्रदान करने के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी चीज, तो विचारों के आदान प्रदान करने की प्रक्रिया जो है वो भाषा है। फिर हमारे सामने प्रश्न उठा कि भाषा के कितने रूप हैं। तो भाषा के मुख्य रूप से 2 रूप है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। तो पहले मौखिक भाषा आई, बाद में उसे लिखित भाषा प्रदान की गई, लिखित रूप प्रदान किया गया। जब हम वर्णों का ज्ञान प्राप्त कर लिए, जब हमें वर्ण समझ में आने लगे, तो मैंने वो भी थोड़ा सा आपको बताया कि हाँ, वर्ण कैसे हम भाषा में परिणित हुए।
तो ये बात आई कि भाषा के कितने रूप हैं। तो लिखित और मौखिक मैंने आपको समझाया कि लिखित और मौखिक भाषा के रूप है। लेकिन बहुत पुस्तकों में सांकेतिक भी मिलता है। तो बहुत बार बच्चे ये पूछते हैं क्या सांकेतिक भाषा का रूप नहीं है। तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि सांकेतिक भाषा का रूप नहीं है, वो भी भाषा का रूप है, लेकिन वो मूल रूप नहीं है। वो सांकेतिक जो है वही आपका जो है मौखिक भाषा के रूप में ही वो माना जाता है, मौखिक रूप ही वो है। तो इसी में उसको शामिल कर देते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि भाषा और बोली में क्या अंतर है। तो 3-4 चीजें मैंने आपको बताई। और अब मैं अगले क्रम में जब आपसे मिलूंगी तो लिपि, व्याकरण और वर्ण आपको पढ़ाऊंगी। तो मुझे उम्मीद है मैं हट जाती हूँ, तब तक आप ये थोड़ा सा देख लीजिए कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ क्या है। भाषा एक और बोली अनेक होती है। तो एक तरह से आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, अन्यथा इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, समझने के लिए हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको भाषा का ये मैंने संक्षिप्त सा जो विषय है भाषा का वो मैंने समझाया, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।